नाउ नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये बहुत ज्यादा थियोरिटिकल है, इसमें समझना क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर, तो हम बात करने वाले हैं किसकी? कंडक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो अब तक जो हम बात कर कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर की भी बात करेंगे। ओके, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्यू है, फिर चार्ज है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कंडक्टर्स के लिए क्या होगा वो हम समझते हैं। ओके चलो, तो समझाता हूँ, ये सब तुम रीड करना। ओके वन टाइम देखो ये क्या बोल रहे हैं, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो देखो मैं जो यहाँ गिवन है वही बता रहा हूँ। सपोज हमें क्या क्या समझना है, पहला पॉइंट समझते हैं। मान लो कि ये कोई हमारा कंडक्टर है, डन, ये कोई हमारा क्या है? कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर हो उसको हम चार्ज करेंगे। कोई भी कंडक्टर को हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। जैसे कि मेटल वायर है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब चार्ज किया। ओके, तो कोई भी कंडक्टर को हम अगर चार्ज करेंगे तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ स्टोर होता है? उसकी सरफेस पर स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? सरफेस पर। तो जैसे कि ये कंडक्टर को मैंने चार्ज किया तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सारा का सारा उसकी सरफेस पर स्टोर हो जाएगा। डन। तो ये हमारा पहला पॉइंट था क्या कि व्हेन वी चार्ज द कंडक्टर द एक्स्ट्रा चार्ज, ओके, व्हाटएवर द एडिशनल चार्ज हमने दिया है, दैट चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। डन। ओके, तो ये जो Q है वो पूरा का पूरा कहाँ होगा? सरफेस पर ही होगा। और कंडक्टर के अंदर हमारा चार्ज होगा जीरो। कंडक्टर के अंदर हमारा कोई चार्ज होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? उसकी सरफेस पर होगा। डन। जैसे कि ये कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दिया तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा? ऐसे बाहर ही होगा। उसके अंदर की सरफेस जो है उस पे अंदर चार्ज कोई होगा नहीं। डन, समझ में आ गया? ओके चलो, देन नेक्स्ट समझते हैं सेकंड वाला। सेकंड, तो सेकंड में क्या कहना चाह रहे हैं? अगेन सपोज ये हमारा क्या है? कंडक्टर। ओके, ये हमारा कंडक्टर है। तो जैसे मैंने बोला, अब बात करते हैं चार्ज की बात की, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अंदर क्या है? चार्ज जीरो। तो अंदर चार्ज जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी नहीं। चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी? सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? जीरो। डन। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिकॉज नो चार्ज इज देयर। सिंपल है। डन। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। सपोज दिस थर्ड वन। ओके, ये क्या है? हमारा कंडक्टर। यहाँ पे चार्ज तो होगा पॉजिटिव, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इनसाइड दी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी कंडक्टर है, उसको हमने चार्ज कर दिया है। ये कंडक्टर को भी हमने चार्ज तो कर दिया है। डन। तो कंडक्टर तो को चार्ज किया है। अब सपोज हमने E, हाँ, तो E की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं क्योंकि चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है। तो सरफेस पर हम ये चार्ज सरफेस पर है तो वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड दैट टू आउटसाइड द बॉडी। अगर पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड द बॉडी, अगर नेगेटिव होगा तो इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? E विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है तो वो इंटरसेक्ट नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इंटरसेक्ट हो सकती है। गुड क्वेश्चन। ओके, अगर ऐसा रैंडम ऑब्जेक्ट है तो यस
इंटरसेक्ट हो सकती है, लेकिन हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे नहीं। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो हम एक जैसे कि ऐसे एक स्क्वायर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। हमने कोई रेक्टेंगल लिया, हमने कोई सर्कल लिया, लाइक दैट। ओके, दिस इज जस्ट टू शो। हाँ, लेकिन बात सही है कि अगर ऐसा रैंडम ऑब्जेक्ट लिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अभी यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो शायद इसको इंटरसेक्ट कर दे। डन, बात सही है, हो सकती है, लेकिन हम ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे ही नहीं। डन, ये तो जस्ट टू शो मैंने ऐसे रैंडमली बनाया है। डन, ओके। हाँ, तो ये हो गया Q का बात, E का बात। V देखते हैं। V देखते हैं, फोर्थ। ओके, ये हमारा कंडक्टर है। ये हमारा कंडक्टर है। तो जो ये चार्ज पूरा का पूरा क्या है, सेम, मतलब सब जगह क्या है, चार्ज है। तो ये सारा का सारा जो चार्ज है वो सेम होगा, सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम नहीं हुआ, अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा कि कहीं जगह पे चार्ज ज्यादा होगा और कहीं जगह पे कम होगा, मतलब उसकी वजह से पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाएगा। कई जगह पर ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा और कई जगह पर कम पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी से फ्लो ऑफ चार्ज, से इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, वैसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो हम मान सकते हैं कि ये क्या है, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डन, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, सर पूरी की पूरी सरफेस पे चार्ज क्या है, सेम है। ओके, चलो दूसरा, सपोज मेरा कोई पोटेंशियल यहाँ पर है, ये एक मेरा पॉइंट है से ए। ओके, और सपोज अंदर तो चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सो सपोज मेरा कोई पॉइंट है बी इनसाइड। ओके, सो इफ, अभी ये एक सेंटेंस है क्या कि इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर तो पोटेंशियल सेम है, बट इट विल बी सेम इनसाइड ऑल्सो, मतलब इनसाइड भी उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। क्या, इनसाइड भी जितना सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इनसाइड भी उतना ही होगा। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो, हमें पता है, सपोज ये पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा, VA होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, VB। डन, अब हमें पता है क्या कि भाई W इज इक्वल्स टू व्हाट, VQ, V इंटू Q। डन, ये पता है हमें। अब मुझे वर्क डन करना है, कौन सा वर्क डन करना है, वर्क डन A टू B जाना है। मैं कहां से कहां एक चार्ज को ले जा रहा हूँ, Q चार्ज को ले जा रहा हूँ, यहां से यहाँ A टू B ले जा रहा हूँ। सो वर्क डन A टू B करना है, डिवाइडेड बाय Q। तो Q किसको ले जा रहा हूँ, Q चार्ज को ले जा रहा हूँ, ठीक है, Q चार्ज को ले गया, तो दैट इज इक्वल्स टू V। तो V कितना है मेरा, V फाइनल क्या है, VB, और V इनिशियल क्या था, VA। डन, ये हमें करना है क्या, अगर मुझे A टू B जाना है, ओके, तो Q चार्ज को ले जाना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है ना, W इज इक्वल्स टू VQ, तो ये हो जाएगा VB माइनस V। नाउ वी नो दैट अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, VB पर तो इनसाइड, अभी हमने पढ़ा ना ये वाला सेकंड पॉइंट, इनसाइड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हमें पता है, हमने तो देखा है कि अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, और जैसे कि इनफाइनाइट से वो सिस्टम में हम अगर पॉइंट ला रहे हैं, चार्ज ला रहे हैं, तो ये जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 0। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो करना पड़ता हमें वर्क डन। डन,
तो हम सिस्टम में ला रहे हैं, मतलब कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन 0 हो गया, सो से दिस इज 0 डिवाइडेड बाय q इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। 0 बाय q हो गया, हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू VB माइनस VA एंड देयरफॉर VA इज इक्वल्स टू VB। प्रूव। डन। आया समझ में? ओके, सो सिंपल है। क्या ये तो हमने प्रूफ किया, लेकिन वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, और अगर सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल नहीं हुआ तो क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल कम पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, विच इज प्रैक्टिकली हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई वायर को तुमने चार्ज किया और फिर वहां पे चार्ज किया और फिर निकाल दिया, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, नहीं रहेगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर है और वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, विच इज नॉट देयर। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोड्यूस होती नहीं है। ओके, सो देयरफॉर द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब पूरी की पूरी सरफेस पर चार्ज क्या है, सेम। अब हम बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सरफेस पर तो चार्ज सेम है, लेकिन इनसाइड, हाँ इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस की पूरी अच्छी डेफिनेशन कैसे बनेगी? सिंपल यही बनाओ कि द सरफेस वेयर ऑल द सरफेस ऑन विच एट ऑल द पॉइंट्स the electrostatic potential is same, that surface is known as electrostatic equipotential surface। एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, वो सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट्स इट। ओके, वैसे ही बनानी है जो हम समझ रहे हैं। डन, ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो इतनी बात हमें देखनी थी। देखो, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, तो वो हमने देख लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये रहा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। देन नेक्स्ट क्या है, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये वाला केस, ओके, कि सब जगह क्या होगा, नॉर्मल होगा। नाउ ये अगर थियरी में पूछे तो भी ये तुम्हें पॉइंट्स ही लिखने हैं, और ऐसे सपोज एक दो फिगर बता के समझा देना है, ये बीच वाला नहीं लिखना है। अगर थियरी में पूछे तो ये 4 पॉइंट लिखोगे, उसी के तुम्हें 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में अंदर कोई भी चार्ज होगा नहीं, तो देखो हमने ड्रॉ किया है, अंदर कोई भी चार्ज है नहीं। ओके, then next electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor। मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम मतलब क्या कि यहाँ तो पूरा पहले से ही बोल दिया थ्रू आउट द वॉल्यूम, लेकिन हमने क्या बोला, सबसे पहले इक्विपोटेंशियल बोला और फिर हमने बोला कि इनसाइड भी उतना ही होगा, तो हो गया ना पूरा वॉल्यूम। ओके, हमने पहले सरफेस की बात की और फिर बोला कि इनसाइड भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहले ऊपर तो सेम ही था और इनसाइड भी सेम हो गया, मतलब क्या, वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो वही चीज बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। डन? ओके, देन नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, ओके, तो ये भी है। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगी, ओके, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था।
ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ा था हमने? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट Q डिवाइडेड बाय A। ओके, ये पढ़ा था हमने। तो बोल रहे हैं कि ये जो सरफेस पर जैसे अभी हमने बनाया था, ये हमारा कंडक्टर है, ओके, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है और उसकी सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोला ना कि सरफेस पर चार्ज है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। ये चीज हम प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, जैसे कि मैंने कोई यहाँ पर चार्ज ले लिया है, ओके, अब ये चार्ज ले लिया है, उसकी वजह से चार्ज लिया है, यहाँ चार्ज नहीं ले रहे हैं, सपोज हम चार्ज ले रहे हैं, ये जो है हमारा सरफेस उसके जस्ट अबव ले रहे हैं। हम कहाँ ले रहे हैं? जस्ट अबव दी सरफेस। तुम अबव ऑन दी सरफेस भी ले सकते हो, अबव दी सरफेस भी ले सकते हो, दोनों जगह सेम ही होगा। बहुत दूर नहीं लेना है, नहीं तो सेम नहीं होगा। जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे, मतलब जो सोर्स है वहां से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, हमें पता है। तो बहुत दूर की बात नहीं है, ऑन दी सरफेस और जस्ट अबव दी सरफेस की बात है, वहां तुम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ले सकते हो। डन। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज ले रहे हैं कि ऐसे कोई चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे हम गॉसियन सरफेस डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से सिलेंडर। ओके, तो हम ऐसे क्लोज्ड गॉसियन सरफेस सिलेंडर डिफाइन कर सकते हैं, जो वो जो चार्ज की जहां की हम बात कर रहे हैं वहां से ऐसे आर पार निकल रहा है। डन। ओके, तो ये हमने गॉसियन सरफेस डिफाइन किया। अब ये गॉसियन सरफेस है तो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना हमें आता है। ओके, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना आता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे कि सपोज ऐसा समझ लो, हमारा फॉर्मूला क्या था? ई डी एस कॉस थीटा, वही फॉर्मूला था हमारा, याद आया? ओके, सो ई डी एस कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे लास्ट चैप्टर में, क्या कि यहाँ पे कितनी सरफेस ले सकते हैं? तो एक सरफेस तो ये वाली ले सकते हैं परपेंडिकुलर, एक सरफेस तो ऐसे ही सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, डीएस मतलब एरिया, हम एरिया बोल रहे हैं लेकिन वहां पे हम डीएस बोल रहे थे। तो एक तो ये परपेंडिकुलर से 1 ले सकते हैं, दूसरी एक नीचे 2 ले सकते हैं, और सपोज एक कर्व्ड सरफेस ऐसे 3 ले सकते हैं। डन। ओके, तो जब हम ये ई पर्टिकुलरली हम डिफाइन करेंगे बाय द गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ से डिफाइन करेंगे। ओके, तो गॉस लॉ से जब भी डिफाइन करें तो ये 3 सरफेस का गिनेंगे, तो 3 सरफेस का गिने तो ई ds cos, ये इंटीग्रेशन करना है पूरा लेकिन हमें पता ही है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सो एक तो हो जाएगी क्या? ई ds cos थीटा इसके लिए, फिर ये 1 के लिए, फिर ये 2 के लिए ई ds cos थीटा, और एक 3 के लिए क्या? ई ds cos थीटा। डन। अब सपोज 1 सरफेस लेते हैं, तो 1 सरफेस क्या है हमारी? जो भी वो सरफेस है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ई था और हमारा एरिया वेक्टर भी वही है। डन। तो दोनों 0 हो गया, मतलब डायरेक्शन सेम हो गई, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, तो ये क्या आ गया? सिर्फ ई ds। डन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना हुआ? से ये सेकंड सरफेस इनसाइड, भाई इनसाइड तो हमने बोला E इज इक्वल टू क्या है? 0, तो ये 0 तो मतलब पूरी टर्म ही क्या हो गई? 0। डन। थर्ड सरफेस ये रही, थर्ड सरफेस क्या है? ये E है और थर्ड सरफेस परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हमारी सरफेस ये है एरिया की, और E की सरफेस ये है जो 1 की डायरेक्शन है वो, और अभी हम बोल रहे हैं थर्ड, तो कितना? 90 डिग्री बना ना। ओके, सो 90 डिग्री बना, तो ये कितना है? 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो ये भी खत्म हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया? 0। तो एक ही बचा, कौन सा? E ds। डन। तो अगर हम E ds इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? E a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? E a मिल जाएगा। डन। समझ क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन E तो कांस्टेंट होगा, तो
इंटीग्रेशन ds क्या होगा s, और s मतलब क्या, वही तो हमारा क्या है, एरिया। समझ में आया? तो हमें आंसर क्या मिलेगा, EA मिलेगा आंसर। डन। यहां पे हमें आंसर क्या मिला, EA मिला। डन। और गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो हमने फॉर्मूला लगाया EDS cos थीटा, तो वो कितना होगा, EDS cos थीटा। ओके, वो हो जाएगा हमारा Q। ओके, वो हमारा क्या हो जाएगा, Q इन, हम लेते थे याद हो तो गॉसियन सरफेस लास्ट चैप्टर। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्टली कि यहाँ पर A है तो यहाँ का A कट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर Q निकालो तुम तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, ऐसा हो जाएगा। हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A था, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। डन। तो Q हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो सिग्मा इंटू A कैसे होगा, ये तो हमारा फाइनल जो आएगा वो है। ओके, तो ये फाइनल Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो हमारा फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, ये। और यहाँ पर था क्या हमारा, यहाँ पर था सिग्मा इंटू Q था ना ऊपर, गॉसियन सरफेस में फॉर्मूला क्या आता था, Q। ओके, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही था, याद आया गॉस लॉ। ओके, तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा A और एप्सिलॉन नॉट, यही था गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या था हमारा, कि जो हमारा EDA cos थीटा मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू Q बाय A। याद आया गॉस लॉ, पक्का? तो ये उसको भूल जाओ अभी, ये तो हमने निकाला, दिस इज इक्वल्स टू Q बाय A, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए बोल रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसने बोला, गॉस लॉ ने। डन। तो ये हमने बोला, ये तो आंसर है, तो हमारा क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, होप सो, नहीं तो फिर से लिखता हूँ। ये हमने क्या किया, EDS cos थीटा। सबसे पहले अगर ऐसा है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं गॉस लॉ से, कि भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। ऐसा ही था, याद आया, पक्का? ओके, अब अगर ये तीन सरफेस के लिए है तो तीनों सरफेस के लिए करना पड़ेगा हमें, तो तीनों सरफेस के लिए करेंगे तो दो सरफेस के लिए तो जीरो ही हो जा रहा है, तीसरी सरफेस के लिए cos 0 1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो गया, EDS, तो यहाँ पे E और यहाँ पे क्या हो गया, DS। डन। तो वो क्या आ जाएगा, E इंटू एस, मतलब क्या आ जाएगा, E इंटू ए। ओके, तो ये E इंटू ए आया। अब Q की वैल्यू यहाँ से डाल दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला पता है डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, वो यहाँ पे डाल दो, तो Q इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा है। तो Q की जगह हम, ये तो हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला है, Q की जगह हम क्या डालेंगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आया, E इंटू ए। तो ए कट हो गया, तो E की वैल्यू क्या आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड हो गया क्या, कि E की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आया? तो ऐसा छोटा एक एक मार्क में प्रूव करने के लिए भी पूछ सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने बोला कि भाई ऑन द सरफेस तो पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन द पोटेंशियल डिफरेंस और से पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर विल आल्सो बी द सेम। पहले तो पूछेंगे इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल विल बी सेम, ट्रू और फॉल्स, and if it is true prove it। तो पहले ट्रू है वो तो पता चल गया हमें कि VA is equals to VB था, प्रूव करो, तो वो अभी जो हमने बोला था वैसे प्रूव करना है। ओके, ये हमने प्रूव किया। और ऐसा छोटा भी ये भी पूछ सकते हैं क्या, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, बोले प्रूव करो, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। एक जो पॉइंट लिया है वहां पे गॉसियन सरफेस ले लो, जैसे कि एक सिलेंडर ले लिया। ओके, अब उसकी 3 सरफेस होगी, ऊपर की, नीचे की और परपेंडिकुलर कर्व्ड सरफेस वाली। तो जो नीचे की है वो तो अंदर जाएगी, मतलब वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो गई ऑटोमेटिकली, ये रही जीरो हो गई। फिर जो ऊपर की है तो वो ऊपर की जो डायरेक्शन में है और वही डायरेक्शन में E है, तो DS की और E की डायरेक्शन सेम हो गई, cos 0 हो गया, cos 0 1, तो वहां पे आ जाएगा हमारा EDS। और थर्ड वाला केस है ओके परपेंडिकुलर, तो cos 90 क्या हो जाएगा,
जीरो। कर्व्ड सरफेस दिया तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो तो पूरा वापस जीरो हो गया। तो एक ही बचा क्या, ds cos थीटा। ये तीनों इंटीग्रेशन करके लिखना है, लेकिन वो दोनों जीरो है तो हमने एक ही लिखा। cos थीटा cos जीरो तो 1 होता है, तो ये आ गया हमारा EA। EA इज इक्वल टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q की वैल्यू हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, देयरफॉर Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। ये Q की वैल्यू हम यहाँ डाल दी, तो सिग्मा इनटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA। A कट हो गया, सो इट इज इक्वल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, समझ में आया। तो यही था हमारा कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर। हाँ एक बाकी रह गया, ये भी बताता हूँ। ओके लेकिन समझ में आ गया। ये पांचवा देखा, एंड भी बड़े आगे। ओके सो अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या है, एज नेम सजेस्ट। ओके सबसे पहले तो शील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है। शील्ड वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ कुछ प्रोटेक्ट करना हो वहाँ हम शील्ड वर्ड यूज, कैप्टन अमेरिका शील्ड यूज करते हैं। शील्ड मतलब क्या, ओके कि भाई एक ऐसी चीज जो तुम्हें कोई भी वार से बचा सके। ओके डन। ओके तो शील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या होता है, देखो समझाता हूँ। ये तो तुम पढ़ ही लेना, मतलब जो है वही बता रहा हूँ। ओके बड़े आगे चिराग जाओ। तो क्या बोल रहा हूं कि कोई मेरा एक डिवाइस है, कोई मेरा एक डिवाइस है। अब ये डिवाइस अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में आ गया, ओके मतलब यहां पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है, उसमें मैंने ये डिवाइस रख दिया। ओके या फिर जहां डिवाइस है वहां पे अचानक से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ओके तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगी और यहां जाएगी, तो द डिवाइस विल नॉट वर्क, वो खत्म हो जाएगा। डन। तो ये डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से, शील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिवाइस को एक मेटल कवर में रख देते हैं। डन। ओके सिंपल, एकदम सिंपल सेंस में समझा रहा हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। एक डिवाइस था हमारा। ओके अब ये डिवाइस हो या ह्यूमन, मान लो कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और कहीं पे बहुत ही ज्यादा ऐसा एक्सपेरिमेंट भी, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। ओके क्या ये जो मैं बता रहा हूँ वही, चलो पहले ये समझ लेते हैं फिर वो बताता हूँ। ये डिवाइस है, डिवाइस को हमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें डिवाइस को बचाना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइस के पूरे डिवाइस को एक मेटल के अंदर कवर कर लेंगे। ओके अभी हमने समझा कि मेटल कंडक्टर होते हैं, पता है, और कंडक्टर के बारे में हमने समझा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंडक्टर मेटल। और अभी हमने बोला कि इनसाइड इट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो बाहर कितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितनी भी ज्यादा, जैसे अभी हमने समझा कि भाई सरफेस पर कितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सरफेस पर कितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितनी भी ज्यादा, लेकिन इनसाइड क्या है, जीरो। तो वैसे ही अगर कोई भी डिवाइस को हमें बचाना हो, ओके क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी इफेक्ट तो उसमें आएगी ही। ओके लेकिन उसकी इफेक्ट में ना लाना हो तो हम मेटल कवरिंग कर देंगे, जिसकी वजह से अंदर जो भी डिवाइस है वो क्या हो जाएगा, सेव। मतलब सेव कैसे हो जाएगा, ये शील्ड का काम कर रहा है मेटल, क्योंकि वो कंडक्टर है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, तुम चार्जिंग कर रहे हो। ओके तो तुम चार्जिंग कर रहे हो तो चार्ज कौन होगा, मेटल चार्ज होगा और ये डिवाइस बच जाएगा। डन। और सारा का सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर, मेटल पर। ओके डन। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट तुम YouTube पर सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। कैसे कि एक ऐसा समझो, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली ऐसी एक कॉइल बनाई हुई है। ओके बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली
ये क्या बनाई हुई है, कॉइल बनाई हुई है। और एक पर्टिकुलरली यही ग्राउंड लेवल पे जहां पर ये कॉइल है वहां पर एक पर्टिकुलर ये केज है और ये केज के अंदर एक बंदा है। ओके, केज है, मेटल का केज है और केज के अंदर ये बंदा है। केज का नाम भी है, इसका नाम है फैराडे केज। ओके, ये केज का नाम क्या है, फैराडे केज। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, ये है एक्सपेरिमेंट। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हुई है कि क्या कि भाई अब ये बंदा है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन फिर भी ये बंदे को कुछ भी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल का कवरिंग है, केज मेटल का है, सो मेटल का केज है, देयरफॉर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पर ही रहेगी, इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बंदे को कुछ भी होगा नहीं। लेकिन अगर इसके बगैर गया तो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से इंसान को क्या होता है, मर जाता है, शॉक, जल जाता है, समझो जल जाता है। ऐसा गुड क्वेश्चन। उसी से एक क्वेश्चन याद आया, बता देता हूँ। एक साल में, मतलब प्रीवियस ईयर में एक साल ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई रेनी सीजन, मॉनसून सीजन में दो लोग जा रहे हैं, एक बंदा बाइक से जा रहा है और दूसरा बंदा कार से जा रहा है और बिजली गिर रही है। तो बिजली मतलब क्या, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो कि कौन बच जाएगा और कौन मर जाएगा, कार वाला बच जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो मेटल का जो कवरिंग है, वो मेटल का कवरिंग वो बंदे को सेव कर लेगा। लेकिन वो बंदे के पास जो बाइक पे जा रहा है उसके पास तो कोई कवरिंग नहीं है, डायरेक्ट अगर उसके ऊपर गिरी बिजली तो वो मर गया। ओके, जल गया और मर गया। ओके, लेकिन जो कार में बैठ के जा रहा है उसको वो मेटल कार क्या करेगी, शील्ड प्रोवाइड करेगी। इसीलिए शायद तुमने देखा हो तो बिजली जब गिरे तो जनरली बोलते हैं कि वो भाई पेड़ के नीचे खड़े मत रहो, इससे अच्छा है कि कार के अंदर चले जाओ। ओके, तो पहले हम सोचते हैं कि कार तो मेटल है, मेटल भी तो अट्रैक्ट करता है चार्जेस। हाँ, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं पता होता सबको। मेटल चार्जेस अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर हम अंदर बैठे हो तो इनसाइड द कंडक्टर द चार्ज विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। डन? ओके, समझ में आ गया। तो पेड़ के पास खड़े हो तो क्यों गए हम, पेड़ के पास खड़े हो तो पेड़ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि ये बादल है, ओके, और ये पेड़ है, तो पेड़ के सर यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे सारा प्लस चार्जेस, पोलराइजेशन ऑफ क्लाउड होता है। ये जब पोलराइजेशन ऑफ क्लाउड हो, ये जो हुआ ना उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। तो ये जो होता है ना, वैसे चार्ज सारे के सारे चार्ज होते हैं, लेकिन एक बादल एक दूसरे से टकराते हैं, विंड चल रही है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। मतलब एक सारे के सारे चार्जेस एक साइड, दूसरे एक साइड, तो यहाँ सारे नेगेटिव इकट्ठा हो गए, सारे नेगेटिव इकट्ठा हो गए, और सपोज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना। ओके, सारी सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी सरफेस। हम कॉम वाला एग्जांपल नहीं लिए थे, चैप्टर स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे तो भाई कॉम में भी, कॉम तो इंसुलेटर है, प्लास्टिक का होगा तो भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो चार्ज कोई भी जगह प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस चार्ज जो है वो सारा का सारा इकट्ठा होके यहाँ आ रहा है। ये जो आ रहा है चार्ज वही क्या है, हमारी बिजली, लाइटनिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये पेड़ के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। यहाँ पर तुम खड़े हुए हो, ओके, तो भाई तुम्हारे पास उतना चार्ज नहीं है पॉजिटिव के, वो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन तुम यहाँ खड़े हो तो ये गिरेगा, तो इसके साथ साथ हम भी गए। इसीलिए कभी भी पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा हैवी मॉनसून हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा रहना चाहिए। ओके, इससे अच्छा है कहाँ खड़ा रहना चाहिए, मेटल का छाता बनाना चाहिए। वो भी नहीं, वो काम करेगा क्या क्या क्या, मेटल का छाता, मेटल का छाता काम करेगा, लेकिन मेटल का छाता रखा ना तो हम गए। क्यों गए? क्योंकि मेटल का छाता रखा, ओके, तो हमने क्या बोला
इनसाइड दी मेटल कवरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो छाता मतलब क्या, छाता तो ओपन होता है, ऊपर ही होता है, वो तो तुम इनसाइड तो गए नहीं, और ऊपर होता है तो क्या होगा, मेटल अट्रैक्ट करेगा और वो चार्ज मेटल में तो आ गया, छाते में तो आ गया, और तुमने पकड़ा हुआ है और तुम ग्राउंड से कनेक्टेड हो, अर्थिंग हो गया डायरेक्टली नीचे, तो तब तो केस ज्यादा हो जाएंगे लाइटनिंग हमें अफेक्ट करने। मतलब क्लोज सरफेस, क्लोज, यस, क्लोज सरफेस होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। ओके, सो हम जस्ट लाइक कार जैसा ही कुछ छाता वाता बना सकते हैं, क्लोज्ड। ओके, तो ऐसे हम वॉक करें तो हमारे साथ नहीं, ऐसे वो कई कई हमने टीवी में देखा होगा शायद कि, या कई वाटर पार्क में या कहीं पे रिवर में भी होता है, मतलब रिवर वो बलून होता है, यस, ओके, तो उसके अंदर हम ऐसे घूमते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन बलून भी साथ साथ में मूव होता है और हम भी अंदर मूव होते हैं। तो वैसा कुछ वॉकिंग वाला हम बना दे कि हम ऐसे चल सकते हैं और वो बलून भी घूमता रहेगा, लेकिन वो सपोज थोड़ा बहुत हाँ, पूरा मेटल का होगा तो घूमेगा ही नहीं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सरफेस। ओके, बट ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो तो यस हम सेव हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कार में चले जाओ और ओपन सरफेस में चले जाओ। कहां पर? ओपन सरफेस में, मतलब भले ही कितनी भी बारिश और हमारे सामने बिजलियां कड़क रही हो, लाइटनिंग हो रही हो, लाइटनिंग हमारे सामने हो रही हो, फिर भी ओपन एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि ओपन एरिया में लाइटनिंग होने के चांसेस कम है और पेड़ के ऊपर लाइटनिंग गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, और देखना तुम, जैसे कि सब घर में तो नहीं, लेकिन जहां जहां ऐसे सोलर फ्लैट प्लेट कनेक्टर लगाए हुए हैं, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर जहां भी लगाए हुए हो, तुम छत पे जाकर देखना, एक जगह पर ऐसा बड़ा सा रॉड लग देते हैं, यस, मेटल का। क्यों? हाँ, वो अर्थिंग के लिए। तो वो मेटल की रॉड से एक वायर पूरा जाता है और डायरेक्टली जाता है ग्राउंड में। ओके, तो जैसे ही अगर लाइटनिंग होगी, ओके, ये तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर डाला उन लोग ने किया, लेकिन हम विदाउट सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी ये चीज कर सकते हैं। क्या? कैसे मेटल कनेक्टर लगा दो, यहाँ पे मेटल कॉपर का डंडा ले लिया हमने, जैसे ये स्टैंड है वैसे कॉपर का डंडा ले लिया, तो इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग होगी तो ये यहाँ आया, और फिर ये वायर से कनेक्टेड है, कॉपर वायर ही ले सकते हो तुम, वायर से कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली चला गया ग्राउंड में। और ये ग्राउंड भी जब करते हैं ना अर्थिंग, तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं? सॉल्ट डाल देते हैं। क्यों? सॉल्ट की वजह से कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है सॉल्ट की वजह से, क्योंकि आयंस है ना, आयन कंडक्ट करते हैं, सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया ना, सो आयंस है, तो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ लिया, तो आयन क्या करेंगे, चार्जेस को फ्लो करवाएंगे। ओके, तो इसलिए नमक डाल देते हैं और फिर ये गड्ढा किया, नमक डाला और फिर ये वायर को अंदर डाल देते हैं। तो ये एक्टिविटी करते हैं, ये एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला फैराडेज केज, तो ये एक्टिविटी तुम सर्च भी कर सकते हो, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, एक और मेथड भी है। ओके, जैसे तुमने छाते की बात की ना, ओके, वैसा एक और मेथड भी है। क्या है मेथड? कि भाई ये हमारा क्या है, दिस इज अगेन हमारा डिवाइस, इसको हमें सेव करना है, डन, इसको हमें सेव करना है। तो अगर ये डिवाइस को हम एक मेटल प्लेट के कवरिंग में रख दे, मतलब जस्ट लाइक छाता मेटल प्लेट के कवरिंग में रख दे, तो यहां पर अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या आ रही है? हाई इलेक्ट्रिसिटी और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है, तो ये जो मेटल है उसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। ओके, तो सारा का सारा चार्ज अलग अलग हो जाएगा। सपोज ऐसे नेगेटिव चार्ज मेटल के एक साइड और पॉजिटिव चार्ज मेटल के एक साइड, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया, तो भी बचा तो नहीं है, अभी भी हम बचे नहीं है। ओके, क्योंकि ये बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेटल कवरिंग है वहां से हम अर्थिंग कर देंगे। ओके, वहां से हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया एक एंड से, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। यहां से अर्थिंग कर दिया तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सपोज रिमूव हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो भी सिर्फ एक ही चार्ज है। ओके, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगी? जैसे कि यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो वैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और वो हमारे अंदर से चली गई
तो हमें प्रॉब्लम होगा, या हमारे डिवाइस के अंदर से चली गई तो हमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ तो जाएगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ तो जाएगी लेकिन पास होगी नहीं मेटल में से, तो यहाँ पे हमें सेव हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अर्थिंग होगा तो, अगर ये अर्थिंग नहीं है तो नहीं चलेगा, अर्थिंग होना चाहिए। तो दिस टू मेथड्स आर देयर। मतलब डिवाइस जैसे है वो उस मेटल को पकड़े ही ना तो पकड़ा ही नहीं है ना, पकड़े ही नहीं। हाँ, डिवाइस ने मेटल को पकड़ा ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर है मेटल, कवर है, यस। तो उसे कुछ होगा नहीं तो नहीं होगा, ऊपर से कवर है तो जस्ट लाइक तुमने छाते की बात की ना, वैसे हमने पकड़ा हुआ नहीं, हमने पकड़ा तो हम कंडक्टर आ गए, हम कंडक्टर है, सो वो हो जाएंगे। लेकिन हमने नहीं पकड़ा है, कवरिंग है, जस्ट लाइक छत है, ओके, लेकिन वो भी कनेक्टेड होनी चाहिए, सिर्फ छत से भी नहीं होगा, छत की भी अर्थिंग हुई होनी चाहिए। सिर्फ छत होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये सुबह सुबह, अच्छा, सो यहाँ पर क्या होगा कि फील्ड पास हो जाएगी, अगर ये नहीं हुआ तो ये हमारी अर्थिंग तो होनी ही चाहिए, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? तो ये एग्जाम क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने तुम्हें बताया ना, बाइक वाला और कार वाला, ये पहले के टाइम में मतलब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो लड़कों बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से पूछ गया, मतलब जिनको समझ में नहीं आया था उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया वो तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और कुछ भी बोला नहीं, एंड गिव द रीजन, ओके, तो सिर्फ तुम वो उसके रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लिख के आ गए ना, तो भी 1 मार्क पूरा मिल गया, ओके। लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन किया, भले ही सही आंसर दे दिया कि सर कार वाला बच जाएगा और बाइक वाला नहीं बचेगा, या उस पे बिजली गिर जाएगी, तो भी शायद फुल मार्क्स ना दे, हाफ मार्क्स ही दे, क्योंकि मेन वर्ड ये आ जाना चाहिए कि इसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछा है, कौन से कंसेप्ट के बेस पे तुमने आंसर दिया, तुमने जो आंसर दिया वो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंडरस्टूड? तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, पूरी की पूरी हमारी थियरी है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो जितना भी हमने, देखो मैंने आगे जो फिगर बनाई थी वो सब यहाँ पर है, देखो V इज इक्वल्स टू V नॉट, फिर यहाँ पर अंदर गए तो E इज इक्वल्स टू 0 है, ये बाहर वाला परपेंडिकुलर होगा, जितनी भी मैंने फिगर बनाई वो सब यहाँ है। और अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात की, तो ये मेटल है और ये हमारा डिवाइस है, तो डिवाइस मेटल के अंदर है, मतलब E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, डन। तो E 0, V 0, जो सिग्मा है वो भी 0, डन। समझ में आ गया? पक्का? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, डन। यस सर। चलो, तो आगे है हमारा न्यूमेरिकल। तो ये ऐसी फिगर 1-2 बना के भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। और ये प्रूव वाला, जैसे मैंने बोला, पूछा जा सकता है 1-1 मार्क में। एक तो ये प्रूव वाला पूछा जा सकता है कि द E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूव करो, वो पूछा जा सकता है। और दूसरा कि भाई सरफेस पर और इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल सेम रहेगा, प्रूव करो, डन। ओके, तो ये 2 चीज भी पूछी जा सकती है, ओके।